नमस्कार सभी को। आज के इस क्लास में हम लोग जो है हाइजेनबर्ग के तरंग समीकरण पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं जिनसे अक्सर सवाल बनते हैं उन्हीं को हम लोग उन्हीं पे चर्चा करेंगे। जब ये प्रूफ हो गया, यह प्रमाणित हो गया कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन में तरंग का भी स्वभाव होता है, तब इस बात की आवश्यकता होने लगी कि एक तरंग समीकरण होने चाहिए। द्रव्य तरंग, जिस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का समीकरण होता है, ध्वनि तरंगों का समीकरण होता है, उसी प्रकार से एक तरंग समीकरण होना चाहिए द्रव्य तरंगों के लिए। जो तरंगे किसी पदार्थ गतिशील कण के साथ जुड़ी होती हैं, उन तरंगों के लिए भी एक समीकरण होना चाहिए जो उनके स्वभाव की, उनके गुणों की व्याख्या करे। और इस आवश्यकता के अनुसार जो है श्रोडिंगर ने एक तरंग समीकरण विकसित किया। श्रोडिंगर ने 1926 में 1926 में एक गणितीय समीकरण प्रस्तुत किया जो द्रव्य के साथ जुड़ी तरंगों की व्याख्या करता था। फिर से ध्यान दे दिए, जब यह बात स्पष्ट हो गई कि इलेक्ट्रॉन तथा अन्य गतिशील कणों के साथ भी तरंग का स्वभाव होता है, इनके साथ तरंग का गुण जुड़ा होता है, तब एक तरंग समीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी जो उस द्रव्य तरंग यानी इलेक्ट्रॉन या अन्य गतिशील कण के साथ जुड़ी तरंगों के व्यवहार की, उनके गुण की व्याख्या करे। इसके लिए श्रोडिंगर ने 1926 में एक मैथमेटिकल समीकरण प्रस्तुत किया, एक तरंग समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। और इसका जो सबसे जनरलाइज, सबसे सिंपल रूप है वो क्या है? एच कैप साई। एच के ऊपर एक टोपी लगा दी जाती है, इसे हम एच कैप कहते हैं। एच कैप साई इक्वल टू ई साई के। ये श्रोडिंगर के तरंग समीकरण का सबसे सिंपल, सरल प्रस्तुतिकरण है। यहां पर एच कैप क्या है? यह जो है ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या होते हैं? ये गणितीय, मैथमेटिकल निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट है, लॉगरिथम है, प्लस है, माइनस है, इंटीग्रेशन है, समेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये विभिन्न मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। उन्हीं की तरह एच कैप भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और यदि तरंग समीकरण, यदि हम साई पर, साई क्या है? वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, जो किसी तरंग के साथ जो किसी तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। यदि हम इस साई पर ये ऑपरेटर एच कैप अप्लाई करें, एच कैप को हम अप्लाई करें साई पर, तो हमें जो है क्या मिलता है? उस तरंग की टोटल एनर्जी प्राप्त होती है। टोटल एनर्जी उस तरंग की हमें प्राप्त होती है। फिर से ध्यान दें, जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है वो एच कैप साई इक्वल टू ई साई, जहां पर साई क्या है? वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। और यह क्या व्यक्त करता है? ये जो है किसी तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। जैसे ये तरंग है, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को व्यक्त हम आयाम कहते हैं, और ये साई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर यदि हम इस तरंग फलन पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को ऑपरेट करें, अप्लाई करें, तो हमें इस तरंग की टोटल एनर्जी प्राप्त होती है। अर्थात हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। फिर से ध्यान दें, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। और यह जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है यह टाइम इंडिपेंडेंट समीकरण है, समय पर निर्भर न करने वाला समीकरण है। अर्थात यह किसी स्टेशनरी वेव या हम कहें ऑर्बिटल की टोटल एनर्जी की व्याख्या करता है। हम इस समीकरण के आधार पर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी की गणना करते हैं। तो ध्यान देंगे, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण द्रव्य तरंग के गुणों की व्याख्या करता है या द्रव्य तरंग की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है।
इसका जो सरल प्रस्तुतिकरण है एच कैप साई इक्वल टू ई साई, जहां पे साई क्या है, साई जो है किसी द्रव्य तरंग के आयाम को व्यक्त करता है, और एच कैप ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसे कहते हैं। यदि इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करें साई पर, यानी कि किसी द्रव्य तरंग के आयाम पर, तो हमें उस तरंग की संपूर्ण ऊर्जा टोटल एनर्जी प्राप्त होती है। यह जो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण है इसमें समय नहीं है, समय निहित नहीं है, अर्थात ये टाइम इंडिपेंडेंट, समय पे निर्भर न करने वाला समीकरण है। और यदि इस समीकरण को किसी स्टेशनरी वेव या ऑर्बिटल यदि इस समीकरण के आधार पर हम किसी जो है स्टेशनरी वेव या ऑर्बिटल की टोटल एनर्जी की गणना करते हैं। ये रहा श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। और अब यहां पर ध्यान देते हैं परमाणु का तरंग प्रतिरूप क्या है। अब देखिए जब श्रोडिंगर का तरंग समीकरण आया, अर्थात जब ये पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन में तरंग का स्वभाव होता है, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है, तब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल स्वभाव के आधार पर जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया उसे हम परमाणु का तरंग प्रतिरूप कहते हैं, यानी वेव मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। वह परमाणु के तरंग स्वभाव पर आधारित है। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने जो एटॉमिक मॉडल पढ़े, जिनको हम क्लासिकल एटॉमिक मॉडल कहते हैं, पुरानी परंपरा के परमाणु मॉडल कहते हैं, उनमें हम इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल, एक कण मान करके परमाणु मॉडल को हम लोगों ने प्रस्तुत देखा था। जो इसके पहले जितने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, चाहे वो रदरफोर्ड का है, चाहे बोर का है, चाहे सोमरफेल्ड का है, सभी परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को एक कण मानते हुए दिए गए हैं। सभी परमाणु मॉडलों में इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना गया है। लेकिन ये जो परमाणु का तरंग प्रतिरूप है, इसमें इलेक्ट्रॉन को जो है एक तरंग मानते हुए दिया गया है। इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वभाव के आधार पर यह परमाणु मॉडल दिया गया है, न कि पार्टिकल नेचर के आधार पर। देखिए परमाणु के तरंग प्रतिरूप की मुख्य बातें क्या है। इनका कहना है देखिए इनका एक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ये तो सर्वमान्य है। लेकिन नाभिक के बाहर की जो स्थिति है, परमाणु तरंग स्वरूप के अनुसार नाभिक के बाहर विशाल क्षेत्र होता है। इनका कहना है कि नाभिक के बाहर विशाल त्रिविम क्षेत्र होता है और उसी विशाल त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर से ध्यान दें, इस परमाणु मॉडल का कहना है, देखिए परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ये तो सर्वमान्य है। क्लासिकल और वेव मैकेनिकल दोनों परमाणु मॉडलों में ये बात स्वीकार की गई है। अब रही बात इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब तरंग स्वभाव आप देखेंगे तब वहां पर बात अलग हो जाती है। इनका कहना है कि परमाणु नाभिक के बाहर का विशाल त्रिविम क्षेत्र, जब वेव की बात करेंगे, तरंग की बात करेंगे, तब त्रिविम क्षेत्र वहां पर हम लेते हैं, न कि टू डायमेंशनल की बात हम तब करते हैं इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय यानी पथ की, सर्कुलर पाथ की बात तब करते हैं। सर्कुलर पाथ टू डायमेंशनल होता है जब इलेक्ट्रॉन को हम एक पार्टिकल के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन को के तरंग स्वभाव को लिया गया, उसको तरंग माना गया है। तो इनका कहना है कि नाभिक के बाहर एक विशाल क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब उस विशाल त्रिविम क्षेत्र में जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, ठीक है, जिस विशाल त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो फिर से ध्यान दें, नाभिक के बाहर एक विशाल त्रिविम क्षेत्र होता है, उस त्रिविम क्षेत्र में जहां पर इलेक्ट्रॉन, उस विशाल त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन हर जगह समान रूप से नहीं पाए जाते। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कुछ जगहों पे कम और कुछ जगहों पे शून्य होती है। तो इलेक्ट्रॉन जिस त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए आगे, अब जितने कक्षक होते हैं उन सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। समान एनर्जी वाले सभी कक्षकों की एनर्जी समान हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन
समान एनर्जी वाले जब विभिन्न कक्षक मिल करके एक उपकोष का निर्माण करते हैं और विभिन्न उपकोष मिल करके कोष का निर्माण करते हैं। और यहां पर ध्यान देंगे नाभिक के बाहर ढेर सारे कक्षक, उसमें से जिन कक्षकों की एनर्जी में समानता होती है वो कक्षक मिलकर के एक उपकोष का निर्माण करते हैं और विभिन्न उपकोष मिलकर के विभिन्न कोष का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे इनका कहना है कि विभिन्न कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है, आगे ध्यान देंगे, किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण के साथ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और विभिन्न कक्षकों में मिलाकर इलेक्ट्रॉनों की जो संपूर्ण संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो पूर्ण संख्या है, अधिक जो टोटल, वह जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। यद्यपि ये जो परमाणु का तरंग प्रतिरूप है, इसमें मोटी मोटी हमने 1-2 बातें रखी, ये विस्तृत है, विशाल है। श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के आधार पर हम इस परमाणु मॉडल को पूर्णतया एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन हमने कुछ 2-4 बिंदुओं में इसको समराइज किया है। इसी का हिस्सा आगे हम लोग देखते हैं, इसी का हिस्सा है क्वांटम संख्याएं, उसको देखेंगे, इसी तरंग प्रतिरूप का हिस्सा है। उसके बाद हम लोग रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का नोड देखते हैं, ऑर्बिटल नोड, ये सब देखते हैं। लेकिन अब इसी क्रम में इसी के हिस्से का, इसी का अगला हिस्सा है वेव मॉडल का, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे। आज इतना पे ही हम लोग छोड़ेंगे। आगे इसके बाद क्वांटम नंबर्स की बात आती है, ठीक है ना। क्वांटम नंबर्स पे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। क्वांटम संख्याएं ध्यान देंगे, ये जो है जो वेव मॉडल ऑफ एटम है उसी का हिस्सा ये भी है। हमने जितना 4 बिंदु में बता दिया उतना ही नहीं तरंग प्रतिरूप है, उसी के ये आगे के हिस्से हैं, लेकिन इनको हम एक अलग टॉपिक के रूप में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद सभी को।